बीकॉम सेकेंड ईयर के प्यारे विद्यार्थियों, अपने असेसमेंट ऑफ फर्म के कर निर्धारण का चैप्टर चल रहा है। इसमें इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने इसके सामान्य जानकारी आपको फर्म के कर निर्धारण के संबंध में बताई कि फर्म का आयकर की दृष्टि से कर निर्धारण करने के लिए कौन कौन सी बातों का पालन करना आवश्यक है। आज का जो अभी अपने इस वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक है वो है स्टेप्स फॉर असेसमेंट ऑफ फर्म कर निर्धारण की प्रक्रिया। क्या प्रोसेस होगी, कौन कौन से चरणों में किस तरह से आप एक फर्म का कर निर्धारण करेंगे, आयकर के क्या प्रावधान है, आयकर में क्या विधि दी गई है कि टैक्स लायबिलिटी एक साझेदारी संस्था की किस तरह से आप निकालेंगे। तो उसके लिए आपको क्या है कि कुछ विशेष स्टेप्स हैं इसके जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो फर्म का कर निर्धारण भी मुख्य रूप से अन्य करदाताओं के कर निर्धारण की तरह ही किया जाता है, परंतु फर्म के कर निर्धारण की कुछ अलग विशेषताएं होती हैं जिन्हें विस्तार पूर्वक कुछ स्टेप्स बनाए गए हैं। क्या स्टेप्स हैं कि पहले तो भाई निवास स्थिति का निर्धारण कीजिए कि फर्म जो है निवासी है या अनिवासी है, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, व्यवसाय एवं पैसे शीर्षक की आय की गणना करना है। पुस्तकीय लाभ की गणना करना है। साझेदारों को स्वीकृत अधिकतम ब्याज की गणना करना है। साझेदारों को स्वीकृत अधिकतम पारिश्रमिक की गणना करना है। इन चीज़ों का गणना कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, क्या प्रावधान है। हानियों का समायोजन करना एवं आगे ले जाना एवं सकल कुल आय की गणना करना। धारा 80 की कटौतियां ज्ञात करना एवं कुल कर योग्य आय की गणना करना। टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम कितनी है फर्म की, ये ज्ञात करना। और फर्म की आय का साझेदारों में वितरण, जो फर्म की आय है उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्म्स इनकम एमंग दी पार्टनर्स। तो निवास स्थिति के लिए आपको क्या देखना है, एक साझेदारी संस्था के रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए मैंने आपको जो निवास स्थान का कर निर्धारण है करदाता का, उसमें भी बताया था कि यदि फर्म के व्यवसाय का आंशिक अथवा पूर्ण नियंत्रण भारत में हो तो फर्म निवासी होगी, अन्यथा फर्म अनिवासी होगी। फर्म कभी भी असाधारण निवासी नहीं होती है। तो जो रेसिडेंशियल स्टेटस वाला जो चैप्टर था उसके हिसाब से आंशिक या पूर्ण रूप से अगर उसका पूर्ण नियंत्रण भारत में हो तो निवासी है, अन्यथा वो अनिवासी। यानी व्यवसाय का जो प्रबंधन है, जो नियंत्रण है, अगर आंशिक रूप से भी है या पूर्ण रूप से बाहर से है तो वो निवासी है, अन्यथा वो अनिवासी मानी जाएगी। तो व्यवसाय अथवा पैसे शीर्षक की आय ज्ञात करना, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जो मेन जो इनकम है फर्म की उसकी गणना किस प्रकार की जाए। फर्म के कर निर्धारण में व्यवसाय पैसे से आय ज्ञात करना एक प्रमुख बिंदु है। मेन मैंने आपको बताया था, ज़्यादा इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से ही होती है। बाकी जो अन्य शीर्षक हैं उनमें तो सामान्यतः जो दूसरों के लिए टैक्सेबल इनकम निकालती थी उस तरह से इसमें निकाली जाएगी। तो अन्य शीर्षकों की आय ज्ञात करने के प्रावधान समान रूप से फर्म पर भी लागू होंगे। फर्म की व्यवसाय पैसे से आय ज्ञात करने के समय निम्न दो बिंदु बहुत महत्वपूर्ण, दो चीज़ों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है असेसमेंट ऑफ फर्म में। एक तो क्या है कि पूंजी पर ब्याज घटाने के बाद पुस्तकीय लाभ की गणना, कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट। पुस्तकीय लाभ एक बहुत मेन चीज़ है इसमें कि बुक प्रॉफिट किस तरह से निकलेगा। और साझेदारों को स्वीकृत अधिकतम पारिश्रमिक को घटाना, मैक्सिमम रेम्युनरेशन जो है साझेदारों का वो कितना घटेगा, तो मैक्सिमम लिमिट आपके आयकर प्रावधानों में दी गई है जो मैं आपको बताऊंगा। अब बात आती है कि साझेदारों का जो पारिश्रमिक है, पार्टनर्स रेम्युनरेशन, उसका क्या अभिप्राय है। एक साझेदार को साझेदारी संस्था से फर्म से मिलने वाला जो उसका वेतन है, बोनस है, कमीशन है, ये जो चीज़ें उनको मिलती है साझेदारों को, उन सब को मिलाकर के साझेदारों का पारिश्रमिक कहा जाता है। भाई इस में क्या है कि साझेदारों को चुकाए गए ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन,
एक साझेदार को जो सैलरी मिलती है, बोनस मिलता है, कमीशन मिलता है, वो क्या है, साझेदारों का पारिश्रमिक कहलाते हैं, उसको बोलते हैं पार्टनर्स रेम्युनरेशन। तो पुस्तकीय लाभ की गणना, बुक प्रॉफिट की गणना किस तरह से की जाए, ये आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट, किस तरह से पुस्तकीय लाभ की गणना इस असेसमेंट और फर्म के चैप्टर में की जाए, क्योंकि पुस्तकीय लाभ का एक अहम रोल है इसमें चैप्टर में, क्योंकि साझेदारों का जो मैक्सिमम रेम्युनरेशन है उसकी गणना पुस्तकीय लाभ के आधार के ऊपर होती है, इसलिए आपका पुस्तकीय लाभ आपको ज्ञात करना आना चाहिए। अब इसमें क्या है कि फर्म की अधिकांश आय व्यापार और पैसे से आय शीर्षक की होती है। इस शीर्षक की आय ज्ञात करते समय फर्म को साझेदारों को चुकाए गए ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन आदि की व्यय के रूप में कटौती मिलती है। फर्म की दशा में साझेदारों को दिए जाने वाले ब्याज एवं पारिश्रमिक के संबंध में आयकर अधिनियम की धारा 40B में अधिकतम सीमा निर्धारित की है, मैक्सिमम लिमिट। अतः फर्म का कर निर्धारण करते समय सर्वप्रथम पुस्तकीय लाभ की गणना की जाती है एवं तत्पश्चात नियमानुसार साझेदारों को दिया गया पारिश्रमिक घटाया जाता है। तो सरल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं पुस्तकीय लाभ का अर्थ, तो बिजनेस एंड प्रोफेशन में जो आप टैक्सेबल इनकम निकालते हैं ना, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसमें क्या है कि साझेदारों का पारिश्रमिक नहीं घटाया गया। भाई स्वीकृत पूंजी पर ब्याज तो घटा दिया गया है, लेकिन केवल एक चीज घटानी बाकी है कि साझेदारों का स्वीकृत पारिश्रमिक कितना है वो नहीं घटाया गया है। उससे पहले की जो लाभ की पोजीशन है उसको पुस्तकीय लाभ कहते हैं। यानी सिंपल तरीके से अपन टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन निकालते थे, वो वही प्रोसेस है, केवल आपने एक बार साझेदारों का जो पारिश्रमिक है उसको डिसअलाउड कर दिया है, और जो पूंजी की जो स्वीकृत ब्याज की दर है लाउड वाली, वो वाली केवल घटाई है, और उसके बाद जो लाभ का बैलेंस आ रहा है वो आपका बुक प्रॉफिट है, पुस्तकीय लाभ है। फिर पुस्तकीय लाभ में से आप साझेदारों का स्वीकृत पारिश्रमिक घटा देंगे तो वो आ जाएगी आपकी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन ऑफ द फर्म। इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। पुस्तकीय लाभ से तात्पर्य उस लाभ से है जो कि आयकर अधिनियम के अध्याय 4D की व्यवस्थाओं की पालना करते हुए लाभ हानि खाते द्वारा प्रकट किए जाएं। अतः पुस्तकीय लाभ की गणना करने के लिए लाभ हानि खाते द्वारा प्रकट किए गए शुद्ध लाभ अथवा हानि में कुछ समायोजन करने हैं, निम्नलिखित समायोजन करने हैं। क्या क्या समायोजन करने हैं, ध्यान से सुनिए। व्यवसाय में पैसे शीर्षक की आय ज्ञात करना। सर्वप्रथम आयकर अधिनियम में वर्णित विभिन्न प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए व्यापार एवं पैसे से आय शीर्षक की कुल कर योग्य आय ज्ञात की जाती है। व्यवसाय में पैसे से कर योग्य आय ज्ञात करते समय धारा 10 में वर्णित करमुक्त आयों को ध्यान में रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त फर्म को धारा 10A, 10B एवं 10C में कर अवकाश वर्षों की छूट भी मिलती है। साझेदारों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक को अस्वीकृत व्यय मानते हुए जोड़ देंगे, एक बार डिसअलाउड करेंगे उनको, पार्टनर्स रेम्युनरेशन को। कोई वेतन, बोनस, कमीशन मिला हुआ है साझेदार को, उसको डिसअलाउड करेंगे। यदि किसी भी सक्रिय अथवा निष्क्रिय साझेदार का वेतन, बोनस, कमीशन या अन्य रूप में पारिश्रमिक का भुगतान किया गया है तो पुस्तकीय लाभ की गणना करते समय ऐसे सभी भुगतानों को अस्वीकृत मानते हुए लाभ हानि खाते द्वारा प्रदर्शित लाभ में जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। पुस्तकीय लाभ की गणना करने के पश्चात ऐसा पारिश्रमिक धारा 40B के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए घटाएंगे बाद में पुस्तकीय लाभ में से। धारा 40B के अनुसार अपन मैक्सिमम रेम्युनरेशन नियम के हिसाब से निकालेंगे, वो उसमें से माइनस होगा, पुस्तकीय लाभ में से माइनस करने के बाद जो इनकम आएगी वो आएगी आपकी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। साझेदारों को देय, किराया एवं अन्य व्यय स्वीकृत व्यय के रूप में घटाएंगे। यदि किसी साझेदार ने फर्म को अपना मकान अथवा अन्य कोई संपत्ति किराए पर दी हो तो पुस्तकीय लाभ की गणना करते समय साझेदार को दिया गया किराया स्वीकृत व्यय के रूप में घटाया जाएगा, यदि लाभ हानि खाता बनाते समय पहले से ही घटाया हुआ न हो तो। अगर घटाया हुआ नहीं है तो ही घटाएंगे, अगर घटा दिया तो वापस नहीं घटाएंगे। अच्छा, इस चीज का ध्यान रखें, यदि फर्म द्वारा किसी साझेदार को दिया गया किराया सामान्य से अधिक हो तो केवल सामान्य सीमा तक व्यय की राशि स्वीकृत व्यय के रूप में घटाई जाएगी, क्योंकि एक फर्म के लिए साझेदार एवं उसके जीवन साथी, भाई बहन आदि को रिश्तेदार माना गया है
और आयकर अधिनियम की धारा 40A उप धारा 2 के अनुसार रिश्तेदारों को किए गए व्यय के भुगतान एक उचित राशि तक ही स्वीकृत किए जा सकते हैं। यानी रिलेटिव्स वगैरह को, रिश्तेदार को, भाई बहन को, जो अपनी जीवन साथी है उनको अगर भाड़ा दिया गया है, अत्यधिक सीमा में दिया गया, वाजिब से ज़्यादा दिया गया, तो वो अलाउड नहीं होगा। एक उचित सीमा तक ही उसको अलाउड किया जा सकता है। अन्य शीर्षकों की आय नहीं जोड़ेंगे। जो प्रॉफिट लॉस का बैलेंस निकाला हुआ है फर्म के प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, उसमें क्या है, अन्य शीर्षकों की आय नहीं जोड़ेंगे। पुस्तक के लाभ से तात्पर्य व्यापार शीर्षक की आय से है, अतः अन्य शीर्षकों की आय इसमें सम्मिलित नहीं करेंगे। पुस्तक के लाभ ज्ञात करने हेतु धारा 80 की कटौतियां नहीं घटाएंगे, धारा 80 कटौतियां भी नहीं घटाएंगे। पुस्तक के लाभ ज्ञात करने हेतु धारा 80 की कटौतियां भी नहीं घटाई जाएंगी, क्योंकि ऐसी कटौतियां सकल कुल आय में से दी जाती है, बुक प्रॉफिट में से नहीं दी जाती है। अशोधित ह्रास का समायोजन करेंगे, परंतु व्यापारिक हानियों का समायोजन नहीं करेंगे। इस चीज का भी ध्यान रखना पुस्तक के लाभ की ज्ञात गणना करते समय। पुस्तक के लाभ ज्ञात करते समय व्यापार तथा पैसे के लाभों में से आगे लाई गई व्यापारिक हानियों को नहीं घटाया जाएगा, किंतु अशोधित मूल्य ह्रास का समायोजन किया जाएगा। आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार व्यापारिक आगे लाई गई हानियों को पहले घटाया जाता है और उसके बाद ही आगे लाए गए अशोधित ह्रास को घटाते हैं, क्योंकि पिछले वर्षों में हुए व्यापारिक हानियों को केवल 8 वर्षों तक ही आगे ले जाया जा सकता है, जबकि अशोधित ह्रास को आगे ले जाकर समायोजित करने के संबंध में कोई समय सीमा तय नहीं है, समय सीमा नहीं है, नो लिमिट्स। कितने वर्षों के लिए अनऑब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन बिजनेस लॉसेस के लिए लिमिट है 8 ईयर्स की। अतः एक बार आगे लाई गई व्यापारिक हानियों को घटाने के बाद शेष लाभ में से अशोधित ह्रास घटाएंगे व फिर आगे लाई गई हानियों को पुनः जोड़कर पुस्तकीय लाभ ज्ञात करेंगे। तो एक बार जो हानियां उसको घटा देंगे, ठीक है, और शेष लाभ में से अशोधित ह्रास घटाएंगे, फिर आगे लाई गई हानियों को पुनः जोड़कर पुस्तकीय लाभ ज्ञात करेंगे। अब देखो मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बता दूं इसमें, कि मान लो कि एक फर्म है, उसका पुस्तकीय लाभ ज्ञात करना है असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए, बिफोर एडजस्टमेंट अनअब्जॉर्ब्ड बिजनेस लॉस एंड डेप्रिसिएशन। भाई 3,60,000 का जो है बिफोर एडजस्टमेंट अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन और बिजनेस लॉस दोनों दिए हुए 3,60,000 का, जिसमें अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है 1,60,000 का और अनअब्जॉर्ब्ड बिजनेस लॉस ऑफ फर्म फाइनेंशियल ईयर 2018-19 से आगे चला रहा है, वो है मान लो 2,20,000 का। तो इसमें प्रॉफिट जो है ना फर्म का दिया हुआ है असेसमेंट ईयर 2020-21 का, और दो जो है ना अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन और अनअब्जॉर्ब्ड बिजनेस लॉस पीछे के बैलेंस के चले हुए आ रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड होते आ रहे हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड हुए हैं। तो इसमें पुस्तकीय लाभ की गणना करने के लिए आपको किस तरह से पुस्तकीय लाभ की गणना करनी पड़ेगी, जब आपको अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन और अनअब्जॉर्ब्ड लॉस भी है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे प्रॉफिट एज पर बुक्स रिकॉर्ड्स। कितना प्रॉफिट बताया, 3,60,000 का एक प्रॉफिट है। अब 3,60,000 में से आप क्या करेंगे, लेस नोशनल अनअब्जॉर्ब्ड बिजनेस लॉस, जो बिजनेस लॉस पीछे से चला आ रहा है उसको पहले घटाइए। 3,60,000 में 2,20,000 रुपये घटाए आपने, 1,40,000 रुपये बचे। और लेस अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन टू द एक्सटेंट ऑफ बैलेंस। अब अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जो है ना 1,40,000 का ही प्रॉफिट बचा है, तो 1,40,000 रुपया ही अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन इसमें से घटेगा, तो आपका प्रॉफिट हो गया, जो दिया हुआ प्रॉफिट का बैलेंस है वो नील हुआ। अब इसमें अपन क्या करेंगे, वापस करेंगे ऐड नोशनल अनअब्जॉर्ब्ड बिजनेस लॉस 2,20,000, तो आपका बुक प्रॉफिट है वो 2,20,000 रुपये हो जाएगा। तो ये जो बात है इसको आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा कि जो दिया हुआ प्रॉफिट है उसमें अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन तो घटेगा, लेकिन पीछे से लाई गई हानियां जो है उसको वापस जोड़ना है। और क्योंकि अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को घटाते हैं अपन हानियां घटाने के बाद, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो अनअब्जॉर्ब्ड बिजनेस लॉस है उसको एक बार जोड़िए, फिर डेप्रिसिएशन प्रॉफिट में से घटाइए, फिर वापस अनअब्जॉर्ब्ड हानियों को जोड़ लीजिए। तो इसमें अब जो मैंने आपको उदाहरण दिया है उसमें यदि एक बार व्यापारिक हानि घटाकर पुनः नहीं जोड़ते हैं तो फर्म के लाभ 3,60,000 रुपये, अशोधित ह्रास 1,60,000 रुपये घटाने पर पुस्तक लाभ 2 लाख रुपये आता, जो कि गलत है।
इस उदाहरण जो मैंने दिया उसमें अगर आप इस नियम को फॉलो नहीं करते तो आपका बुक प्रॉफिट गलत आता। अब धारा 40B में वर्णित सीमा तक साझेदारों को दिया गया ब्याज घटा देंगे। यदि साझेदारों को उनकी पूंजी अथवा उनके द्वारा दिए गए ऋण पर कोई ब्याज दिया गया है और यह ब्याज धारा 40 उपधारा बी में वर्णित अधिकतम सीमा तक है, तो पुस्तकीय लाभ की गणना करते समय ऐसे ब्याज को स्वीकृत व्यय के रूप में घटा देंगे। किंतु यदि ये ब्याज स्वीकृत नहीं है तो पुस्तकीय लाभ निकालते समय इसे लाभों में से घटाया नहीं जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि बुक प्रॉफिट का अभिप्राय ये है कि सामान्यतः अपन जो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन निकालते हैं, उसमें से केवल आपका साझेदारों का स्वीकृत पारिश्रमिक नहीं घटाया गया है, बाकी सारी चीज़ों का एडजस्टमेंट कर दिया गया है, तो उसको बोलते हैं बुक प्रॉफिट। यानी बुक प्रॉफिट निकालते समय आप क्या है कि जो भी आपके स्वीकृत पूंजी पर ब्याज है वो आपने अलाउड कर दिया है, और साझेदारों का जो दिया गया प्रॉफिट लॉस में डेबिट में जो एक बार साझेदारों का रेम्युनरेशन डेबिट किया है उसको आप डिसअलाउड कर दें, उसको आप क्या करें, डिसअलाउड कर दें, और बाद में जो आपका बैलेंस निकला है प्रॉफिट का वो बुक प्रॉफिट है, और फिर बुक प्रॉफिट में से जो स्वीकृत साझेदारों का पारिश्रमिक है वो घटाएंगे, उस बैलेंस में से स्वीकृत पारिश्रमिक घटाएंगे तो आपका पुस्तकीय लाभ बचे। यानी व्यापार एवं पैसे शीर्षक से ऐसी टैक्सेबल इनकम जिसमें से साझेदारों का स्वीकृत पारिश्रमिक नहीं घटाया गया, उससे पहले की जो स्टेज है वो बुक प्रॉफिट है, और बुक प्रॉफिट में से आप साझेदारों का स्वीकृत पारिश्रमिक घटा दोगे तो आपकी आ जाएगी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन ऑफ द फर्म। तो आज के लेक्चर में इतना है, आगे मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में कि अधिकतम स्वीकृत सीमा ब्याज की और साझेदारों के पारिश्रमिक की क्या है, इसका जो जिक्र व्याख्यान है वो अगले लेक्चर में होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस टुडेज लेक्चर।